दैट इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो ये एमसीक्यू की सीरीज है जो आपको हेल्प करेगी आपके टर्म 1 के एग्जामिनेशन में, तो इसको बहुत अच्छे से आपको अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से समझना है। तो एक ही करके डिस्कस करते हैं एमसीक्यूज को, और अगर एक्सप्लेनेशन की जरूरत है तो उसको एक्सप्लेन भी कर दिया जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच ईयर डिड इंडिया अडॉप्टेड इकोनॉमिक रिफॉर्म? सो इंडिया को इकोनॉमिक रिफॉर्म कब इंडिया ने अडॉप्ट किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाई देयर वाज अ नीड ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म इन इंडिया? तो इंडिया में ऐसी क्या प्रॉब्लम आई थी जिसकी वजह से इकोनॉमिक रिफॉर्म की जरूरत पड़ी थी? तो सारे ऑप्शंस पहले देखते हैं, फिर विल चेक कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो पहला जो ऑप्शन दिया हुआ दैट इज ड्यू टू फिस्कल डेफिसिट, सेकंड वन इज ड्यू टू एडवर्स बीओपी। एडवर्स बीओपी का मतलब होता है कि बीओपी में काफी सारा क्या है, प्रॉब्लम है। बीओपी का मतलब क्या? बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब जो भी पैसा इनफ्लो और आउटफ्लो, इनफ्लो या फिर आउटफ्लो हो रहा है हमारी इकोनॉमी से किसी दूसरी कंट्री में, तो उसको बोलते हैं हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट। सो देयर वाज एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट। एडवर्स यानी कि इम्बैलेंस बैलेंस ऑफ पेमेंट था। एंड द राइज इन प्राइसेस, राइज इन प्राइसेस यानी कि इन्फ्लेशन। सो ये सारे के सारे जो ऑप्शन हैं वो बिल्कुल करेक्ट हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी हमको मिल जाता है, ऑल ऑफ द अबव का। सो व्हाई देयर वाज नीड फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म इन इंडिया? क्योंकि वी वर फेसिंग फिस्कल डेफिसिट, the BOP was very adverse and there was rise in prices, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन कंडीशन जो थी वो हमको देखने को मिली थी। वेरी गुड मुस्कान, मुस्कान ने ऑप्शन नंबर डी आंसर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, when did गल्फ क्राइसिस टेकन प्लेस? तो गल्फ क्राइसिस का बच्चों ऐसा सीन था कि जब इंडिया में रिफॉर्म की स्टार्टिंग हुई थी तो गल्फ का जो प्रॉब्लम था वो इंडिया को काफी एडवर्स इफेक्ट किया था, जिसकी वजह से इकोनॉमिक रिफॉर्म की जरूरत इंडिया को 1991 में पड़ गई थी। तो गल्फ का जो क्राइसिस हुआ था ये 1990 टू 91 के बीच में गल्फ का क्राइसिस हुआ था। तो इस पॉइंट को भी आप नोट डाउन कर लेंगे। गल्फ में जो क्राइसिस हुआ था वो 1990 टू 91 के बीच में क्राइसिस हुआ था। ठीक है, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, और मैंने आपको जब इंटरनेशनल बिजनेस के पिलर्स के बारे में बताया था तब मैंने आपको बताया था कि इंडिया को जब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इंडिया का खत्म हो गया था तो दे हैव टू टेक लोन फ्रॉम वर्ल्ड बैंक, दैट इज IBRD, और IMF से क्या करना पड़ा था? लोन लेना पड़ा था। ठीक है, आपके ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट आ गए हैं। $7 बिलियन का लोन जो है वो इंडिया ने IMF और वर्ल्ड बैंक से लिया था। ठीक है, और उस टाइम पे IMF और वर्ल्ड बैंक ने 3 कंडीशन जो थी वो इंडिया के सामने रखी थी। पहली कंडीशन क्या थी कि आपको पब्लिक सेक्टर का रोल जो है वो धीरे धीरे कम करना है। दूसरी कंडीशन ये थी कि आपको प्राइवेट सेक्टर को थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन इसका क्या करना है? कम करना है। एंड तीसरी कंडीशन थी कि थोड़ा सा आपको वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ क्या करना है? इंटीग्रेट करना है। और इन्हीं 3 कंडीशन की वजह से इंडिया ने LPG का जो वो था, LPG की जो पॉलिसी है उसको अडॉप्ट किया था। वेरी गुड, फाइन। नाउ विल कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, व्हाट इज द मेन फीचर ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का क्या फीचर है? तो जस्ट अभी हमने डिस्कस किया कि ये तीनों जो थे वो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के फीचर थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो तीनों आंसर करेक्ट है, इसकी वजह से वी हैव टू चूज ऑप्शन नंबर डी। वेरी गुड, पहले ही आप लोग आंसर मेरे को बता रहे हो, इट मीन्स कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। ठीक है ना, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ मेनी इंडस्ट्रीज लाइसेंसिंग इन इज स्टिल नेसेसरी? देखो हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़ा था कि लाइसेंसिंग को धीरे धीरे क्या किया जाएगा? रिमूव किया जाएगा या तो उसको रिड्यूस किया जाएगा। लेकिन अभी भी कुछ इंडस्ट्रीज हैं जिसमें लाइसेंसिंग जो है वो बहुत ज्यादा कंपलसरी है। रीजन क्या मैंने आपको बताया था, अगर कोई ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें जो कोई प्रोडक्ट ऐसा बनाती है जिससे ह्यूमन को या इन्वायरमेंट को हार्म हो सकता है, तो इट इज वेरी नेसेसरी कि वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में ही काम करें। तो देयर आर स्टिल 6 इंडस्ट्रीज जिसको अभी भी लाइसेंसिंग की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, डिफेंस के इक्विपमेंट्स के लिए लाइसेंस चाहिए, अल्कोहल कंपनी इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करने के लिए लाइसेंस चाहिए। ऐसी कई सारी इंडस्ट्रीज हैं जो कि नंबर अगर हम देखेंगे तो 6 इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जिनको अभी भी लाइसेंसिंग की जरूरत है। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आता है, ये मैंने आपको जब पढ़ाया था तब भी मैंने थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस किया था। यहाँ पे बोला गया है, हाउ मेनी इंडस्ट्रीज आर एंटायरली रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर? मैंने आपको बताया था कि पब्लिक सेक्टर के लिए 3 जो इंडस्ट्रीज हैं वो रिजर्व हैं। कौन कौन सी 3 इंडस्ट्री हैं? जल्दी से चैट बॉक्स में लिख देंगे कौन कौन सी 3 इंडस्ट्रीज हैं जो पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व है। पहली इंडस्ट्री इसके अंदर आ जाती है बच्चों रेलवे इंडस्ट्रीज। वेरी गुड, रेलवेज आ जाती है। दूसरी आ जाती है, वेरी गुड, डिफेंस आ जाती है। एंड तीसरी कौन सी इंडस्ट्री आ जाती है? थर्ड इज एटॉमिक
इंडस्ट्री आ जाती है। तो ये 3 इंडस्ट्रीज जो है वो पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व्ड है। लेकिन उसके बाद भी मैंने आपको एक चीज बताई थी कि रेलवेज में क्या हुआ है, अभी प्राइवेट सेक्टर को एंट्री मिल गई है, यानी कि रेलवे के अंदर प्राइवेट कंपनीज भी आके रेलवेज अपनी ऑपरेट कर सकती हैं। और इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल, वेरी गुड, 2 आ गया आंसर। इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था तेजस और वंदे भारत ट्रेन का, जो कि प्राइवेट सेक्टर की ट्रेन चलती हैं। तो अगर हम देखेंगे हाउ मेनी इंडस्ट्रीज आर एंटायरली रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर, तो ओनली 2 इंडस्ट्रीज आर एंटायरली रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आता है, ये आपके पुराने डेटा के हिसाब से क्वेश्चन दिया हुआ है, क्योंकि नए डेटा के हिसाब से 10 करोड़ का आंसर होना चाहिए था यहाँ पे, है ना। नए डेटा के हिसाब से 10 करोड़ का आंसर होना चाहिए। अब 10 करोड़ अगर अवेलेबल नहीं है तो यानी कि पुराने डेटा के हिसाब से क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज द इन्वेस्टमेंट लिमिट इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। चैट बॉक्स में आंसर आ जाना चाहिए कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का जो मैक्सिमम लिमिट है वो कितना होना चाहिए। चैट बॉक्स में आंसर तुरंत आ जाएगा। What is the investment limit in the small scale industries? Very good. 1 crore is the investment limit of small scale industries. Good. सब बच्चों का सही आंसर आया, बहुत बढ़िया। फाइन, अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बहुत इजीली हमारे सारे क्वेश्चन सॉल्व होने हैं, क्योंकि हमने चैप्टर बहुत थोरोली पढ़ा है और हमको चैप्टर पूरी अच्छी तरीके से समझ आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वैट इंट्रोड्यूस्ड इन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो वैट के बारे में बच्चों मैंने आपको बताया था कि वैट का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है वैल्यू एडेड टैक्स। और वैल्यू एडेड टैक्स जो है वो एक टाइप का इनडायरेक्ट टैक्स होता है। ठीक है, इसको अगर आपने उस टाइम पे नहीं सुना था तो आप क्या करेंगे, इसको नोट डाउन कर लेंगे। तो वैल्यू एडेड टैक्स जो होता है वो एक टाइप का इनडायरेक्ट टैक्स होता है, जो कि किस पे लगता है, जैसे एक ये मान लो कि एक पूरी ये इंडस्ट्री है। ठीक है, अब इसमें एक गुड है वो इस प्रोसेस 1 में आता है, फिर प्रोसेस 2 में आता है, प्रोसेस 3 में आता है, प्रोसेस 4 में आता है। तो यहाँ पे लकड़ी आई, लकड़ी यहाँ पे साफ हुई, फिर यहाँ पे उसको शेप दिया गया और यहाँ पे उसको चेयर बना दिया गया। तो जब लकड़ी आई तो लकड़ी की वैल्यू में इंक्रीज हुआ, फिर उसको रिफाइन किया गया तो उसकी वैल्यू में इंक्रीज हुआ, फिर उसको शेप दी गई तो उसकी वैल्यू में इंक्रीज हुआ, एंड फाइनली जब वो चेयर बनी तो भी उसकी वैल्यू में इंक्रीज हो गया। तो कोई भी ऐसी टैक्स जो कि वैल्यू एडिशन पे लगती है किसी भी प्रोडक्ट की, उसको बोला जाता है वैल्यू एडेड टैक्स। तो ये वैल्यू एडेड टैक्स जो है बच्चों जीएसटी के आने के बाद खत्म कर दिया गया है। ठीक है, सो वैट जो है वो मोस्ट ऑफ द स्टेट्स इंडिया में जो इंट्रोड्यूस किया गया था, दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 2005। इस बात को आप नोट कर लेंगे, 2005 में उसको इंट्रोड्यूस किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जस्ट अभी अभी हमने डिस्कस किया है, हाउ मेनी कंट्रीज आर द मेंबर ऑफ डब्ल्यूटीओ। ये तो बिना बिना ऑप्शन के ही आपको आंसर इसका पता हो जाना चाहिए। वेरी गुड, बिना ऑप्शन के ही आंसर इसका पता हो जाना चाहिए। ये है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 164। तो डब्ल्यूटीओ से पहले कौन सा ऑर्गेनाइजेशन थी? डब्ल्यूटीओ से पहले गैट ऑर्गेनाइजेशन थी। ठीक है, गैट, जनरल एग्रीमेंट फॉर ट्रेड एंड टैरिफ, विच वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1948। और 1948 से लेकर 1995 तक गैट ने जो था वो वर्क किया था, एंड 1995 में डब्ल्यूटीओ का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था, जो कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है व्हेन डब्ल्यूटीओ वाज एस्टैब्लिश। तो डब्ल्यूटीओ जो है वो 1995 में क्या हुआ था बच्चों, एस्टैब्लिश हुआ था। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमको पूछा गया है वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ डब्ल्यूटीओ। तो डब्ल्यूटीओ और गैट दोनों का हेडक्वार्टर एक ही जगह पे है, दैट इज जेनीविया। जेनेवा में दोनों का हेडक्वार्टर अवेलेबल है। तो डब्ल्यूटीओ एस्टैब्लिश हुआ था कब? 1995 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है बच्चों? इसका हेडक्वार्टर जेनेविया में अवेलेबल है। फाइन, नाउ विल कम टू थोड़े से हम लोग आते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन पे। फिलिंग द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन में आपको इसलिए करा रही हूँ क्योंकि कुछ चीजों का ऑप्शन ना पता हो आपको तो ज्यादा अच्छा होता है, यानी कि आपको डायरेक्टली उसका आंसर पता हो, देन आपके लिए क्या हो जाएगा, वो थोड़ा सा आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा। आपने कोई क्वेश्चन पढ़ा, ऐसा ना हो कि आपको आंसर ऑप्शंस देके आंसर फाइंड आउट करना पड़े। आपने क्वेश्चन पढ़ा और आंसर आपके तुरंत दिमाग में क्लिक कर गया कि इसका आंसर यही होगा, और ऑप्शंस में से आप ढूंढ लोगे। सो यही मोटिव है मेरा आपको फिलिंग द ब्लैंक्स देने का। तो पहला आपका क्वेश्चन जो है वो, इंडिया मेट विद एन इकोनॉमिक क्राइसिस इन 1991 एज इट फेल्स टू रीपे इट्स डैश फ्रॉम अब्रॉड। अब्रॉड से इंडिया ने क्या लिया था जिसकी वजह से उसको 1991 में इकोनॉमिक क्राइसिस फेस करनी पड़ी थी? आप अपने अपने आंसर चैट बॉक्स में लिख देंगे, जो भी आपको लगता है कि इंडिया ने फॉरेन से, अब्रॉड से क्या चीज ऐसी ली थी जिसकी वजह से उनको 1991 में इकोनॉमिक क्राइसिस फेस करनी पड़ी थी। ठीक है, तो इंडिया ने क्योंकि फॉरेन से बोरोइंग्स करी थी, इसकी वजह से हम इंडिया को जो है इकोनॉमिक क्राइसिस फेस करनी पड़ी थी, तो ये हो जाएगा बोरोइंग। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट एक आता है वर्ड, एक आता है जिसको बोलते हैं सरप्लस, और एक वर्ड आता है जिसको बोलते हैं डेफिशिट। डेफिशिट का मतलब होता है कि आपकी इनकम जो है वो कम हो गई है और आपकी एक्सपेंडिचर जो है वो ज्यादा हो गई है। वेयर सरप्लस का मतलब होता है कि आपकी इनकम जो है वो ज्यादा हो गई है एंड आपकी एक्सपेंडिचर जो है वो कम हो गई है। अब हम देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हमको दिया हुआ है, क्या सेंटेंस में लिखा है।
सेंटेंस में लिखा है इन द डैश इज द एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, यानी कि एक्सपेंडिचर ज्यादा हो गया है और इनकम कम हो गई है। तो बच्चों आप मेरे को बताएंगे जल्दी से, कम चैट बॉक्स में लिखेंगे कि ये डेफिसिट की सिचुएशन है या फिर ये सरप्लस की सिचुएशन है। दिस इज सिचुएशन ऑफ डेफिसिट और दिस इज सिचुएशन ऑफ सरप्लस। जल्दी जल्दी बताएंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। दिस इज द सिचुएशन ऑफ डेफिसिट। सब बच्चों का आंसर आ गया। Fine, we'll move to next question. To overcome the crisis, India approached IMF and World Bank. इंडिया ने IMF और वर्ल्ड बैंक को किस चीज के लिए अप्रोच किया था, क्या मांगा था इंडिया ने? जल्दी से बताएंगे। इंडिया ने IMF और वर्ल्ड बैंक से क्या मांगा? वेरी गुड, इंडिया ने IMF और वर्ल्ड बैंक से लोन मांगा था ऑफ $7 बिलियन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकोनॉमिक रिफॉर्म रेफर्स टू ऑल मेजर दैट एम एट रेंडरिंग इकोनॉमिक मोर एफिशिएंट, कॉम्पिटिटिव एंड डेवलप्ड। ठीक है, तो इकोनॉमिक रिफॉर्म के तीन जो थे वो क्या थे? मेन एम थे कि इंडिया की कंट्री को मोर एफिशिएंट बनाना है और इंडिया की इंडस्ट्रीज को कॉम्पिटिटिव बनाना है और इंडिया को क्या करना है? डेवलप्ड करना है। तो तीन वर्ड आप याद रखेंगे, एफिशिएंट, कॉम्पिटिटिव एंड डेवलप्ड। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको फिस्कल पॉलिसी के बारे में पूछा गया है। तो पहले तो आप बताएंगे फिस्कल पॉलिसी को और क्या बोला जाता है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। फिस्कल पॉलिसी को और क्या बोला जाता है? व्हाट इज द अदर नेम ऑफ फिस्कल पॉलिसी? कौन सा रिफॉर्म फिस्कल पॉलिसी से रिलेटेड है? जल्दी से आप मेरे को बताएंगे चैट बॉक्स में। वेरी नहीं 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 नहीं, थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और आसपास। वेरी गुड मुस्कान, टैक्स। फिस्कल पॉलिसी जो है वो टैक्स से रिलेटेड है एंड गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर से रिलेटेड है, एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू। So fiscal policy refers to revenue and expenditure policy of government to achieve dash development in the economy. So to achieve balanced development in the economy. ठीक है, तो गवर्नमेंट के रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर की पॉलिसी फिस्कल पॉलिसी थी जिसमें इंडिया का डेवलपमेंट जो है वो बैलेंस्ड हो, इसकी वजह से ये पॉलिसी बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइनेंशियल सेक्टर वर अलाउड टू टेक डिसीजन ऑन वेरियस मैटर विदाउट कंसल्टिंग। बताओ फाइनेंशियल सेक्टर में किसको कंसल्ट करे बिना ही हमको डिसीजन लेने के लिए अलाउ कर दिया गया था? Who was without consulting whom? Without consulting, very good, without consulting RBI। RBI के कंसल्टेशन के बिना ही the financial sector will allow to take decision on various matters। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बच्चों फाइनेंशियल सेक्टर का रिफॉर्म जब हमने पढ़ा था तब हमने ये पढ़ा था कि आरबीआई का जो है वो रोल चेंज हो गया है फ्रॉम रेगुलेटर। तो रेगुलेटर से क्या रोल बन गया था आरबीआई का? जल्दी से बताएंगे। आरबीआई का रेगुलेटर से क्या रोल बन गया था? इट चेंज फ्रॉम रेगुलेटर टू, वेरी गुड अंजलि, इट चेंज फ्रॉम रेगुलेटर टू फैसिलिटेटर। ठीक है, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है एमसीक्यू का। आरबीआई का रोल रेगुलेटर से चेंज होके फैसिलिटेटर का हो गया था। ठीक है, सो आज हमने जो है वो कुछ इसके एमसीक्यूज को डिस्कस कर लिया है एंड इसके कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स को भी डिस्कस कर लिया है। और ये सारा डिस्कशन करने के बाद हमको ये पता चल गया है कि ये चैप्टर हमको बहुत अच्छे से आता है। अभी और सारे एमसीक्यू और सारे फिलिंग द ब्लैंक्स बाकी हैं जो कि हम लोग कल की क्लास में डिस्कस करेंगे एंड कल की क्लास में ये चैप्टर जो है वो पूरी तरीके से बच्चों खत्म हो जाएगा। देन वी विल मूव टू नेक्स्ट चैप्टर दैट इज पॉवर्टी। ठीक है, पॉवर्टी के चैप्टर में भी हम यही करेंगे कि पूरा चैप्टर एक कहानी की तरह, एक स्टोरी की तरह पढ़ेंगे एंड फिर उसके जितने भी पॉसिबल एमसीक्यूज हैं उसको हम करेंगे। ठीक है, अब मेरे को